रामू अपने घर में परेशान गहरी सोच में अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था। ऐसी गहरी सोच में डूबने से कुछ नहीं होगा। हमारे घर में 2 दिनों से कुछ नहीं बना, भूख से हाल बेहाल होता जा रहा है। ये सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भूख तो मुझे भी लग रही है पूजा, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। जहाँ मैं काम करता था वहाँ काम खत्म हो गया है। ये सुनकर पूजा फूट फूट के रोने लगती है। भाग्य के खेल भी निराले होते हैं। पहले इतना था कि सबको देते हैं, आज इतना भी नहीं है कि एक वक्त का आटा भी नहीं खरीद सके। अब तुम उदास मत हो पूजा, हम कहीं ना कहीं से उधार लेकर आते हैं। मैं अपने छोटे भाई रमेश की हवेली पर जाना है, अब वही हमारे कुछ ना कुछ मदद करेगा। जाए जाए, बहुत दिन हो गए हैं अपने छोटे भाई से अपमानित हुए। मुझे पता है आपका भाई कुछ आपकी मदद नहीं करेगा बल्कि आपको अपमानित ही करेगा। रामू कोई जवाब नहीं देता है और चुपचाप अपने छोटे भाई रमेश की हवेली की तरफ चल देता है। रमेश सबसे अधिक धनवान था। रमेश अपने बड़े भाई को अपनी हवेली में देखकर चौंक जाता है। अरे ये देखो कौन आया है, आइए आइए, आपका स्वागत है, लिए पधारिए। वह आज हवेली का रास्ता कैसे भूल गए? रमेश मेरे छोटे भाई, तुम तो जानते हो ना कि मेरी हालत कितनी खराब है। हमारे घर पर 2 दिनों से चूल्हा नहीं चला है। देखो हम पर दया करो और इतना धन दे दो कि हम बाजार से खरीद कर अनाज अपने घर ले जाए ताकि हम एक वक्त का खाना खा पाए। वह समय का खेल है, बड़ा निराला। छोटे भाई के घर में बड़ा भाई भीख मांगने आया। वह भैया, पिताजी ने जब संपत्ति का बंटवारा किया था तो हम दोनों को सारी चीज आधी आधी बांट दी थी। आज देखिए भैया, मैं पिताजी की संपत्ति चौगुनी कर दी है। आपने अपनी संपत्ति को बर्बाद करके रख दिया। कुछ याद है भैया, आपके पिताजी ने बंटवारे में क्या क्या दिया था? अमन पुराने ख्यालों में खो जाता है। चंदन चारपाई पर लेटे थे और उनके दोनों बेटे अमन और रमेश उनके पास थे। मेरे बच्चों, लगता है कि मेरा अब अंतिम समय नजदीक आ गया है। मैं चाहता हूँ कि अब संपत्ति का बंटवारा आधा आधा कर लिया जाए। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि मैं बता सकूं कि मैं किसी व्यक्ति को क्या क्या देने वाला हूँ। ये सुनकर अमन बहुत दुखी हो जाता है। मेरे पिताजी, आप ऐसे मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि आप 100 वर्ष से भी अधिक जिएंगे, आपको कुछ नहीं होगा पिताजी। इतना कहकर चंदन लाल रमेश की तरफ देखने लगे। रमेश बेटा, जो हमारी नदी के किनारे वाला 15 बीघा खेत है वह मैं तुम्हें देता हूँ, और जो मेरे 12 बैल है वह तुम दोनों आपस में बांट लेना। इतना कहकर चंदन लाल को जोर से खांसी उठे। पिताजी, मैं अभी जाकर वेद जी को बुलाकर लाता हूँ। रुकिए रुकिए पिताजी। नहीं नहीं बेटा, मेरी पूरी बात सुन लो। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो सिर्फ मैं तुझे बताना चाहता हूँ। इतना कहकर चंदन लाल फिर से जोर से हंसने लगे। अमन लाल अपने पिता की हालत देख ना सका और दौड़कर वेद के पास चला गया। वेद जी जल्दी चलिए, मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है। उन्हें बहुत तेजी से खांसी आ रही है, जल्दी चलिए। वेद तुरंत अमन के साथ उसके घर पहुंचा। जैसे ही वेद में चंदन लाल की आंखों देखी और फिर बोला, अमन लाल, तुमने आने में देर करती। अब तुम्हारे पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। इतना कहकर वेद वहां से चला गया और अमन लाल फुट फुट के रोने लगा।
हाँ, याद आया। फिर हम दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी नई तरीके से जीने शुरू कर दी। तुमने पिताजी की दौलत मिट्टी में मिला दी और मुझे देखा, मैंने पिताजी की संपत्ति को दोगुना दोगुना कर लिया है, और इतना ही नहीं, मैं इस गांव का चौधरी बन गया हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ क्यों बार बार तुम पुरानी बातें दोहरा रहे हो। सारा गांव जानता है कि मेरी किस्मत खराब निकली, मैं क्या करूँ। यही बात है भैया, जिसकी है किस्मत खराब मैं उसे उधर नहीं दे सकता। नियम तो नियम है। रमेश तो उसे ही उधार देता है जिस पर उसे भरोसा होता है कि वह उधार चुका सकता है। तुम्हें तो देखकर कोई भी व्यक्ति बता देगा कि तुम किसी का उधार चुका ही नहीं सकते। तुम्हें रुपए तो क्या, तुम्हें कोई गांव में पत्थर भी उधार नहीं देगा। अमनलाल की आंखों में आंसू आ गए। वह नजर नीचे करके अपमानित होकर वहां से चुपचाप चला गया। अमनलाल के जाते ही रमेश की पत्नी लता बोली, जेठ जी बड़ी आस लेकर तुम्हारे पास आए थे। तुम चाहते तो उन्हें उधार दे सकते थे, आखिर तुम उनके छोटे भाई हो। ये सुनकर रमेश अपनी पत्नी को गुस्से में बोला,